बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था। अगर आपको किसी भी लेवल पे उस डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कहें, बताएं, तो अपन उसको सॉल्व आउट करेंगे। थोड़ा सा आवाज़ का, साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा उस लेक्चर के अंदर, लेकिन इतना कोई बड़ा मेजर इशू नहीं था वो। अपन आज जो ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर अपन कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उससे रिलेटेड कुछ और भी दूसरी टर्म्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं ड्रिफ्ट स्पीड जो अपन ने फाइंड आउट की थी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको हेडिंग लगा देनी है, फैक्टर्स ऑन विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स। अब बच्चों देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था वी डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये एक फॉर्मूला था, ठीक है ना। एक फर्स्ट फॉर्मूला ये था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो आपको सबसे पहला फैक्टर जो पता चल ही रहा है, सबसे पहला फैक्टर एक तो सबसे पहले डिपेंड कर रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी प्रपोजल ई यानी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अगर जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा वी डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल, वी अपॉन एल। ये कहाँ से आया? तो आपको याद होगा पिछला जो डेरिवेशन था, लेक्चर जो था, उसमें आपको ये बताया गया था कि इस कंडक्टर को आपने वी वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया था और इस कंडक्टर की लेंथ जो थी वो स्मॉल एल थी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से किधर था, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है उस पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वी लगाया आपने और डिस्टेंस कितनी इस कंडक्टर की एल है। तो आप चाहो तो ये स्मॉल ई पढ़ा है, एम भी पढ़ा है, इस कैपिटल ई की जगह आप रख सकते हो वी बाई एल। क्या रख सकते हो? वी कैपिटल वी बाई एल। वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी बाई एल रख सकते हो आप, और ये इंटू टाउ तो है ये भी एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं कहूँ तो वी डी किसके प्रपोजल है? कैपिटल वी के प्रपोजल है, यानी ऑन पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड, वी डी जो है वो लेंथ के, देखो आप इन्वर्सली प्रपोजल है, लेंथ के इन्वर्सली प्रपोजल है, वी डी इन्वर्सली प्रपोजल टू लेंथ, यानी ये तीसरा फैक्टर डिपेंड कर रहा है ऑन लेंथ, लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, तीसरा फैक्टर है ये। इसके बाद लास्ट रहेगा टाउ। टाउ है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। एक्चुअली में ये डायरेक्ट टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, डायरेक्ट तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पे डिपेंड कर रही है, पर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कैसे चेंज करोगे आप? आपके हाथ में कैसे है कि इसको आप चेंज करो आप टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है? तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रेवल करते हैं तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल, उसको आपने टाउ कहा था। तो एवरेज टाइम इंटरवल को आपने टाउ कहा था। ये कैसे चेंज हो सकता है बच्चों? ये चेंज हो सकता है टेम्परेचर की हेल्प से। अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, उसको ज़्यादा गर्म करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन फास्ट दौड़ेगा, तेजी से दौड़ेगा। जब फास्ट दौड़ेगा तो कॉलिजन के बीच का जो टाइम है वो टाइम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हो, एक ये अगला जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड कर रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा तो जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है टाउ, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तेज दौड़ेगा तो बीच का कॉलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा। अब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम होगा तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो डायरेक्टली प्रपोजल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वी डी जो है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी आपको ये लॉजिक याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? ये 4 फैक्टर्स है बच्चों। वैसे तो ये दूसरे और भी फैक्टर्स हो सकता है, करंट, और वो अलग सिचुएशन है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर जो है ये 4 फैक्टर्स है, इन पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, जैसे मैं यूँ डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। एक जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ द ड्रिफ्ट स्पीड विल चेंज ऑन इंक्रीज ऑन। अब कुछ फैक्टर्स है, जैसे एक तो डबल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दो, या फिर कुछ बाकी दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दो, या कह देता है कि भाई लेंथ को 1/3 कर दो और डायमीटर को डबल कर दो।
डायमीटर को डबल कर दो। अब बच्चों देखो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया आपने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन को डायरेक्ट आंसर देना है। आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, कैपिटल वी के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल कर दोगे, वी डबल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जैसे ही अगर आप इस वी को पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप 2v कर देते हो, डबल कर देते हो, देन ये डबल हो जाएगा। तो ये वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो पहले वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि लेंथ जो है वो 1/3 कर दी, 1/3, यानी जो एल, अब एल पे कैसे डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ को आपने, ये जो एल डैश है, लेंथ को l/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। 1/3 का मतलब है 1/3। तो लेंथ 1/3 करोगे, देखो l की जगह 1/l/3 रखोगे, l/3 रखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए लेंथ को, अगर लेंथ को 3 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स करता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 हो जाती है, लेकिन लेंथ को मैं l को 1/3 कर रहा हूँ, तो l/3 करोगे, अपॉन में 3 रखोगे तो 3 पूरा ऊपर चला जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर 3 आ रहा है, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 3rd टाइम्स हो जाएगी वी क्यों, क्योंकि लेंथ को आप 1l/3 कर रहे हो, तो ये उल्टा इन्वर्स होता है। 1/3 करने पे ये 3 हो जाएगी, इसको 3 टाइम्स करते हैं तब ये 1/3 हो जाती है। तीसरा फैक्टर है बच्चों डायमीटर को डबल करने पे। देखो यहाँ मैंने कहीं पे भी डायमीटर नहीं लिखवाया आपको, तो ये डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती है। तो थर्ड पॉइंट का जो आंसर होगा नो चेंज। थर्ड वाला जो है डायमीटर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो डायमीटर के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये फैक्टर्स लिख लो। इसके बाद अगला अपना अगर बात करें कि भाई मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी देखो बच्चों ये स्मॉल ई और स्मॉल एम, ये आप मत कह देना ये वी डी स्मॉल ई के भी प्रोपोर्शनल है। ये स्मॉल ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये कोई चेंज थोड़ी होता है कोई। और ये m इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31, तो ये e और स्मॉल m चेंज नहीं होते, इसलिए इनके साथ मत लिखना आपके, इसके प्रोपोर्शनल या इन्वर्स प्रोपोर्शनल। दूसरी बात मैं बच्चों ये कह रहा था मोबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, आप पिछले वाले लेक्चर्स को देखें तो मोबिलिटी जो मैंने लिखवाई हुई है, मोबिलिटी म्यू, जिसका फॉर्मूला था VD/E। अब VD के अपॉन में E को भेज देते हो आप, VD के अपॉन में E को, इस E को अपॉन में भेज देते हो VD के, तो एक रह जाएगा स्मॉल e/m × टाउ। अब आप पिछला लेक्चर देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो मोबिलिटी ना तो ड्रिफ्ट स्पीड पे डिपेंड करती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। क्यों नहीं करती है बच्चों, आपको याद नहीं होगा शायद, बाकी मैंने ये लिखवाया था, मैंने ये कहा था VD जो है, ये VD जो है E के प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे म्यू आया था, तो म्यू जो है वो VD और E का प्रोपोर्शनल हटाने पे आया था। तो VD और E के प्रोपोर्शनल से म्यू आया है, तो म्यू VD और E पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने आपको बताया हुआ है जब दो जने प्रोपोर्शनल होते हैं और हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और कोई कांस्टेंट आता है तो वो उन दो पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको याद होगा हम कैपेसिटेंस पढ़ी थी हमने, Q प्रोपोर्शनल V, प्रोपोर्शनल हटाने पे C आया था C, तो ये C ना तो Q और V पे डिपेंड नहीं करेगी, बाकी दूसरों पे कर सकती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी ना तो ड्रिफ्ट स्पीड पे डिपेंड करती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो किस पे डिपेंड करती है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो रह गया टाउ पे डिपेंड कर रही है। और टाउ बच्चों किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, यानी मोबिलिटी डिपेंड करती है ओनली फॉर टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक बार ये आप सारे नोट कर लें, मोबिलिटी का भी लिख ले, फैक्टर्स ऑन विच मोबिलिटी डिपेंड्स, और उसमें एक ही फैक्टर लिखोगे आप ऑन टेम्परेचर, और सेम ऐसा कैसा ये इफेक्ट है टेम्परेचर का, बाकी ये सारे हटा देना आप, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती मोबिलिटी। अब बच्चों ये मैं इसको पूरे को रफ कर लेता हूँ, अब अपन एकदम न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों अपन अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक करंट, तो आप हेडिंग डाल दो बोले इलेक्ट्रिक करंट। पूरा चैप्टर ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं एक्सप्लेन करूँ बच्चों, उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिखूँ, तो इसकी डेफिनेशन को अपन दो पार्ट में तोड़ देते हैं। इसकी डेफिनेशन को, इसके इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप हो गए, एक तो हो गए एवरेज करंट। अब देखो एक्चुअली अपन तो सीधी मैं एक डेफिनेशन करंट की लिख लेता हूँ, एग्जाम में अगर आएगी तो आपको ये ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, अलग अलग टाइप्स मत लिखना। एवरेज और इंस्टेंटेनियस टाइप्स बना रहे हैं अपन, लेकिन आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखोगे करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
through the given cross section of conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बस ये डेफिनेशन है, इतनी ही से है मेन। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और रेट वर्ड आने का मतलब अपॉन में टाइम हो रहा है। इसको आप यूं भी कह सकते हो, इस डेफिनेशन को आप यूं भी लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर सेकेंड। आगे पूरा ऐसे कैसे ऐड कर देना, थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के बच्चों दो टाइप होते हैं, एक होता है एवरेज करंट, ये डेफिनेशन लिख लेना आप, तो ऊपर वाले एग्जाम में हर बार ये लिखनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर ये भी लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। पर सेकेंड की जगह पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो आप, पर यूनिट टाइम, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, पर यूनिट टाइम थ्रू दी गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ऐसे डेफिनेशन और में ये दूसरी वाली भी लिख लेना आप, ठीक है, और जो आपको इजी रहे वो याद रखना। अब बच्चों करंट के देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है एवरेज करंट, जो एवरेज करंट होती है, करंट का भाई फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और अपॉन में टोटल टाइम। तो बच्चों मैं कह देता हूँ कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू स्मॉल लिख लेते हैं, चलो चाहो तो कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू, और टाइम इंटरवल को मैं नाम देता हूँ डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है वो, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला है, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें। मैं ज़्यादातर कई बार यही फॉर्मूला बोलूँगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है। दूसरा बच्चों होते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, तो ये होती है करंट एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये तो कोई इंटरवल में होती है कि 2 सेकंड के अंदर कितनी करंट फ्लो हुई, तो ये आप बताओगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको कहे कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आप कहोगे इंस्टेंटेनियस करंट। जो भी हमारे डिवाइस होता है, जैसे ए मीटर है, तो ए मीटर जो आपको करंट की रीडिंग देगा वो इंस्टेंटेनियस देगा, किसी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू देगा। तो ये डेफिनेशन नहीं लिखनी हमें, करंट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट नहीं लिखनी। एग्जाम में भले इसकी या इसकी डेफिनेशन आए, वैसे आती नहीं है, सीधा करंट की डेफिनेशन ही आती है। तो आप ये डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये डेफिनेशन यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे, जब टाइम बहुत कम हो, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पॉइंट पे। तो आपको 11th में पढ़ा है आप लोगों ने कि जो एवरेज का फॉर्मूला दिया जाता है उसको इंस्टेंटेनियस में बदलना है, तो हम आगे क्या लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है ही। अब ये जो डेल्टा जो है, लिमिट जब लगाते हो आप किसी के आगे, इसका मतलब है टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, और ये जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये डेल्टा का साइन जो है वो डी में बदल जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, यानी डी क्यू बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करके आप ये इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाले। और ये एवरेज करंट जो है इस तरीके से निकालना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से। तो बच्चों आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले। अब मैं करंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखा रहा हूँ, इवन सारे फैक्ट्स भी लिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब बच्चों देखो, अपन इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर रहे हैं। या फिर कॉन्सेप्ट्स। तो करंट से रिलेटेड क्या फैक्ट्स और क्या कॉन्सेप्ट होंगे, सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट। बच्चों करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर। क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ 11th के अंदर, एम्पियर। एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए। देखो मैंने अभी करंट का जो फॉर्मूला बताया है, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम। अब आप ये चीज़ नोट मत करना है ना, ये चीज़ नोट मत करना, खाली आप ऐसा यूनिट लिख लो एम्पियर। बच्चों देखो मैंने करंट का फॉर्मूला आपको बताया चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट का यूनिट तो मैंने बताया 1 एम्पियर, और चार्ज का यूनिट हो गया 1 कूलाम, और टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन सेकंड मैंने ये लिखा है ऐसे। क्या ये सही है क्या ऐसे लिखना?
तो ये 1 एम्पियर क्या, कोई कहे कि भाई 1 एम्पियर जो है वो 1 कूलम अपॉन सेकेंड है, ये क्या सही है क्या? या फिर मैं चलो आपको ये पूछूं 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाऊं, तो आपने अभी तक ऐसे 1 की डेफिनेशन बहुत बनाई है, तो 1 की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप 1 एम्पियर करंट की, कि 1 सेकंड तक अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, ये 1 सेकंड ले लो टाइम, तो टाइम 1 ले लो और चार्ज भी 1 ले लो, तो ये अपने आप ही करंट 1 बन जाएगी। तो अगर आप डेफिनेशन ऐसे लिखते हो कि भाई 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन लिखनी है, तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करे तो करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। तो मतलब द अमाउंट ऑफ इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड ड्यूरिंग 1 सेकेंड देन अमाउंट ऑफ करंट विल बी 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं 1 एम्पियर करंट की, तो बच्चों ये रॉन्ग होगी डेफिनेशन लिखना, ऐसे लिखना गलत होगा। क्या कारण है, क्यों गलत होगा? कि देखो अभी तक मैंने जितनी भी डेफिनेशंस लिखाई, जब भी ऐसे 1 की डेफिनेशन लिखाई तब मैंने ये चीज़ नहीं पूछी आपसे। इसमें क्यों पूछा मैंने? क्योंकि देखो आपने पता होगा, आपने 11th में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, 7, जिसमें मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, अमाउंट ऑफ मैटर था और एक करंट भी थी उसके अंदर। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल इसलिए कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को, इनको किसी और से नहीं बना सकते, ये खुद ही अपने आप में कंप्लीट है। इनसे फिर आप बहुत सारे डेराइव्ड यूनिट्स बना सकते हो। तो करंट भी एक फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट उनको कहते हैं जो किसी और के टर्म में डिफाइन नहीं किए जा सकते। तो आप तो अभी करंट को चार्ज और टाइम के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो, तो ये इनसे थोड़ी डिपेंड करती है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भाई 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन दो, तब आपने ये इसको उधर भेज दूँ मैं, तो 1 कूलम इक्वल टू होगा 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 कूलम की डेफिनेशन आप दे सकते हो कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो की जाए तो चार्ज 1 कूलम होगा, लेकिन 1 एम्पियर की डेफिनेशन 1 कूलम से नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो अपने आप में कंप्लीट है, इसकी डेफिनेशन इससे दूसरों से नहीं निकल सकती है। तो बच्चों देखो 11th के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स की सबकी अपने आप में एक यूनिक डेफिनेशन थी, साइंटिफिक डेफिनेशन थी, तो वो वही डेफिनेशन काम आएगी। तो ये फिर डेफिनेशन 1 एम्पियर की हम कहाँ से लाएंगे, कैसे, क्या करेंगे? 11th से याद करेंगे? नहीं। तो एक्चुअली हमारे 12th के अंदर वो जो डेफिनेशन 11th के अंदर थी फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन, वो सब साइंटिफिक तरीके से आई है। और करंट की 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन भी हम बनाएंगे, लेकिन हम एक आगे चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस चैप्टर के अंदर आपको एक फार्मूला डेराइव होगा, उस फार्मूले से अपन 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाएंगे। तो आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस फार्मूले से नहीं बनानी और ना ये लिखनी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम इसी फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसके अंदर बात करेंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है और इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं निकालनी है, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल मतलब लगभग हर साल जो है एग्जाम में ये 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन आ जाती है, तो वो वहाँ पढ़ेंगे हम। अब बच्चों दूसरी बात, करंट जो है वायर में फ्लो होगी, सर्किट के अंदर फ्लो होगी, तो करंट की डायरेक्शन कैसे लोगे आप? कन्वेंशनल डायरेक्शन कैसे होगी? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट is taken along, देखो अब कितने सारे तरीके हैं सारे एक ही बात है, along फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या along मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है उसके अलॉन्ग करंट की डायरेक्शन होती है, या फिर आप यूं कह सकते हो अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। या आप यूं भी कह सकते हो कि करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू किधर होती है? हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल टू लो पोटेंशियल। तो बच्चों करंट की जो डायरेक्शन होती है, जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल क्या हो गया? नेगेटिव। अब बच्चों कंडक्टर के अंदर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो, वैसे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर फिर भी मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये किधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस से रिपेल होगा और इस माइनस से अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो होगा, इधर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो आपके सर्किट के अंदर जो करंट होगी वो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, करंट भी इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग होगी। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा इस कंडक्टर के अंदर? तो नेगेटिव जो है नेगेटिव से रिपेल होगा और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाएगा, उधर जाएगा। तो इसका मतलब करंट जो है नेगेटिव चार्ज के अपोजिट जाती है। ठीक है,
या फिर यूं कह दो ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते इसका पोटेंशियल हाई हो गया, ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये लो पोटेंशियल हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से किधर होती है, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलती है और यहाँ से होते हुए वापस किस में चली जाती है, नेगेटिव में। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। वैसे ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मानी गई है, कोई रिलेटिव हमें आंखों से नहीं दिखाई देती वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रही है। और एक्चुअली कंडक्टर के अंदर करंट होती क्या है, तो कंडक्टर के अंदर हमें पता है कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं होता है, खाली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो पढ़ाया था आपको कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो होता है और चार्ज के फ्लो को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लो होता है, अब वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, चार्ज इधर फ्लो हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमने है ना, हम नेगेटिव नहीं, हम हमेशा पॉजिटिव के हिसाब से चलते हैं। तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन हमने इधर नहीं लेकर के हमने इधर ले ली, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव को लेकर के फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव चार्ज को लेकर के फ्लो करते हैं। लेकिन कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इसलिए करंट की डायरेक्शन हमने उस नेगेटिव के अपोजिट मान ली, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट मान ली। तो एक्चुअली कोई भी वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में सप्लाई है तो उसके अंदर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन लेते हो, करंट को अपोजिट में लेते हो, है ना। तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मानी गई है। अब बच्चों देखो ये तो हो गया। तीसरी जो बात है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी, इवन करंट की डायरेक्शन है फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखो आप अगला, थर्ड नंबर फैक्ट है, इट इज स्केलर। करंट स्केलर। अब एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई करंट क्यों स्केलर क्यों होती है, इवन करंट हैज डायरेक्शन, तो इसका रीजन ये होगा करंट इज स्केलर बिकॉज द टोटल करंट इज फाइंड आउट बाय द लॉ ऑफ एल्जेब्रिक सम। यानी करंट जो है वो एल्जेब्रिक सम के लॉ को फॉलो करती है। इसीलिए देखो दो तरीके के सम होते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं। एक तो वेक्टर सम होता है और एक एल्जेब्रिक सम होता है। वेक्टर सम वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए होता है और एल्जेब्रिक सम स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए होता है। इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीज़ रफ कर लेता हूँ। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मैं कहूँ टोटल फोर्स बताऊँ, तो आप 2 और 3 को डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, आप 2 + 3 5 नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन अलग है, इधर डायरेक्शन अलग है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ इन दोनों को ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो आपको डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर रहे हो, आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो ये डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हो, यानी ये वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर्स है, वेक्टर्स में डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो आप इन दोनों का सम करोगे तो डायरेक्ट 2 + 3 5 आंसर नहीं आएगा, कुछ और आएगा और इनका रिजल्टेंट किसी और डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो ये एक्चुअली एल्जेब्रिक सम को नहीं फॉलो करके वेक्टर सम को फॉलो कर रहा है, फोर्स। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूँ, जैसे मैं करंट की बात करता हूँ कि जैसे इधर की तरफ करंट आ रही 2 एम्पियर और इधर की तरफ आ रही 3 एम्पियर करंट। अब मैं कहूँ टोटल करंट कितनी होगी और कितनी करंट जाएगी इधर की तरफ, इधर आ रही 2 और इधर आ रही 3। तो बच्चों आप देखोगे 2 और 3 करंट आ रही है, तो आगे कितनी करंट जाएगी, तो आगे 5 एम्पियर करंट जाएगी। दोनों डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, आप कोई एमीटर लगा के डिवाइस लगा के मेजर कर सकते हो। इवन अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इस वायर को टेढ़ा भी कर लूँ ना, 3 एम्पियर करंट भले इस डायरेक्शन से आ रहा है और वो इधर आ रही है, तो भी ये दोनों आगे मिलकर के टोटल 5 ही होगी। भाई जैसे 2 पाइप है, पानी के पाइप है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, तो आगे तो उतना ही जाएगा जितना ये आ रहा है। अब आ किसी भी डायरेक्शन से रहा है, कोई रिवर 2 अलग अलग डायरेक्शन से आकर के मिलकर किसी ओशन में फॉल हो रही है, तो दोनों का पानी तो ऐड ही होना है ना, भले किसी भी डायरेक्शन से आओ, अमाउंट तो ऐड ही होगा ना। तो करंट तो चार्ज का अमाउंट है, तो एक्चुअली किस डायरेक्शन से आ रही करंट उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो नॉर्मली ऐड हो रही है। तो नॉर्मली ऐड हो रही है, यानी इसका सिंपल सा डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो डायरेक्शन बताई ना, ये तो इस वायर के अंदर किधर जाएगी वो डायरेक्शन है। पर 2 अलग अलग वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो उन दोनों की डायरेक्शन का रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल करंट निकालनी है तो वो डायरेक्ट सिंपली अपन को ऐड करना है, बस इस बात को ध्यान रखना। ये तो जो डायरेक्शन मैंने बताई, ये सिंगल वायर के अंदर करंट की क्या डायरेक्शन होगी वो है रूल। लेकिन 2 वायर के अंदर अगर करंट अलग अलग फ्लो हो रही है, तो उन दोनों की अलग अलग डायरेक्शन का रिजल्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसलिए करंट को एक एज क्या है, ऐसी क्वांटिटी लिया जाता है, स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का, तो आप इसको देख लेना बच्चों। ये करंट के बारे में फैक्ट हो गया। 4th नंबर फैक्ट देखो, मैंने करंट का आपको फॉर्मूला ये बताया है कि टोटल करंट निकालनी सर्किट में तो टोटल चार्ज अपॉन टाइम। अब मैं ना ज़्यादातर ये फॉर्मूला लगाऊंगा, चार्ज को तो मैं लिख लूँगा Q और टाइम इंटरवल को लिख लूँगा मैं T, तो I = Q/T। ये न्यूमेरिकल्स में मैं ज़्यादातर जगह ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मैं एक नई चीज़ ये बता रहा था आपको, इसी फैक्ट के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। आपने चार्ज, आपको पता है कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो आपको याद होना चाहिए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्वांटाइजेशन पढ़ा है। तो अगर Q टोटल चार्ज जो होता है उसको आप Q = NE लिख सकते हो और अपॉन T। तो बच्चों जब भी आपको करंट निकालनी हो और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड आ जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आपको Q की जगह NE रखना ही रखना है। तो वेयर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इसके बाद 5th नंबर फैक्ट, ये मैं रफ कर लेता हूँ। बच्चों नेक्स्ट 5th फैक्ट देखना। अब अपन को ग्राफ से भी करंट फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो मैं ग्राफ के बारे में ये बता देता हूँ कि देखो आई का फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा है Q/T। अगर आपको Q और T का ग्राफ दे दिया जाए, ये इधर Q चार्ज हो और इधर T टाइम हो, और ग्राफ कैसा भी हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन Q और T का ग्राफ दे दे, Q दे दिया T दे दिया, तो सीधी सी बात है आपसे I पूछी जाएगी। तो I पूछी जाएगी तो I का फॉर्मूला क्या बन रहा है, Q/T। Q/T यानी 2 जने डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी 2 जने डिवाइड होते हैं तो मैंने कहा था ग्राफ से आपको स्लोप फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी, स्लोप। मुझे करंट निकालनी है इस ग्राफ से, चार्ज नहीं पूछा जाएगा क्योंकि चार्ज तो दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, तो आपसे करंट पूछेंगे। और ग्राफ से मैं करंट कैसे निकालूँ, तो करंट का फॉर्मूला Q/T है। तो और 2 जने डिवाइड होते हैं, तब मैंने आपको बता दिया, तब उस समय आपको ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब द स्लोप ऑफ QT ग्राफ, Q यानी चार्ज और T मतलब टाइम, ग्राफ। अभी एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, क्या मिलती है उससे हमें, इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। स्लोप का मतलब है tan थीटा, तो इस ग्राफ से tan थीटा निकाल देना आप, तो आपको करंट आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो दिस अपॉन दिस, तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा ऐसे कैसे, मान लो इसको मैं उधर भेज दूँ T को, Q का फॉर्मूला क्या हो गया, I × T। तो बच्चों अगर I और T का ग्राफ दे दे आपको, I और T का ग्राफ, तो I और T का ग्राफ दे देंगे आपको, तो उससे तो फिर I तो पूछेंगे नहीं, T पूछेंगे नहीं, क्या पूछेंगे, चार्ज ही पूछेंगे। और चार्ज यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लाई से मिल रहा है, तो जब दोनों के मल्टीप्लाई से मिल रहा है तो आपको ग्राफ का एरिया निकालना है। मैंने बताया था जब 2 जने मल्टीप्लाई होते हैं तो ग्राफ का एरिया फाइंड आउट किया जाता है। तो इसका मतलब द एरिया ऑफ IT ग्राफ, I और T गिव्स चार्ज, क्या देता है, चार्ज देता है। अब बच्चों ये सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स तो बता दिए हैं, अब हमें इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स करना है इन टॉपिक्स के ऊपर, ताकि ये सारा ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों मैं इजी बेसिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ 10 माइक्रोकूलम चार्ज flows for 2 millisecond, then find current। अब बच्चों जो मैंने फैक्ट बताया उन फैक्ट में एक फैक्ट मिस हो गया, मिक्स नहीं हो गया। तो अभी मैंने शायद मेरे ख्याल से 5 फैक्ट बताए थे। एक 6 नंबर फैक्ट मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जो पहले अटैच करो, पहले ये क्वेश्चन रोको आप, एक 6 नंबर फैक्ट पहले लिखना पड़ेगा आप लोगों को। फैक्ट क्या है कि अगर कोई मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट में चार्ज मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज ऐसे घूम रहा है, तो करंट इसके जस्ट उल्टी फ्लो होगी। यानी ऑर्बिट में भी करंट होती है, ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो करंट इसके जस्ट अपोजिट होगी। यानी इलेक्ट्रॉन के घूमने से भी ऑर्बिट के अंदर जो है वो करंट होती है। तो उस करंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये 6 नंबर फैक्ट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, चार्ज अपॉन टाइम।
तो चार्ज जो है वो तो ई है, इलेक्ट्रॉन है, और पूरा टाइम जो है एक राउंड करने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी टाइम लगता है, ठीक है। अब I इक्वल टू ये E तो चार्ज है और 1/T जो है ये बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है, E इंटू एफ। तो एक तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है। न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, तो आप डायरेक्ट E से मल्टीप्लाई कर देना, आपके ऑर्बिट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से आपके करंट आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी फैक्ट के अंदर अगेन एक दूसरा और फार्मूला भी मैं करवा रहा हूँ। अब ये कई बार है ना, ये I का जैसे फार्मूला है E/T, एक तो ये फर्स्ट फार्मूला है, एक आपको पता है टाइम का फार्मूला हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो पूरा ऑर्बिट में एक राउंड करेगा तो 2πr, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है। ये v ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है, ध्यान रखना, ड्रिफ्ट स्पीड मत कह देना। ड्रिफ्ट स्पीड तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है, फ्री, जो नेगेटिव से किधर जाता है, पॉजिटिव। ये कोई फ्री थोड़ी, ये तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए खाली ये इसकी स्पीड को v का मैंने, तो आप t की जगह अगर ये रख दो तो क्या आ जाएगा भाई, t की जगह ये रख दो 2πr/v, v ऊपर चला जाएगा। ये एक दूसरा फार्मूला है बच्चों, ये दोनों फार्मूले बहुत यूजफुल है, इन दोनों पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, तो आप इन दोनों फार्मूलों को नोट डाउन कर लें, फैक्ट नंबर 6 में लिख लें। ये मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया था, तो ये लिख लें। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं आप, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखें, उसको भले ही थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को कट कर लेना अगर लिख लिया होगा तो, लेकिन पहले ये फैक्ट होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब जैसे बच्चों ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं फार्मूले को समझने के लिए, कि चार्ज कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिली सेकेंड। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो करंट निकालनी, करंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या वैल्यू है चार्ज की, क्या वैल्यू है, 10 × 10⁻⁻⁶, और ये है 2 × 10⁻⁻3। 2 से ये डिवाइड हो गया 5, और -3 पावर -6 पावर से कटेगी तो -3 रह जाएगी, तो ये आ गया 5 × 10⁻³ एम्पियर। बस ये क्वेश्चन हो गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज बाय 1 एम्पियर करंट ड्यूरिंग 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तब आपको बताया हुआ कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। देखो बच्चों, करंट की वैल्यू आपको दे दी, करंट का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला Q/T होता है। Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, NE/T। आई की वैल्यू कितनी दी है, कितने एम्पियर दी हुई है, आई की जगह 1 रख दो आप, N मुझे नहीं पता, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, और टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों, T कितना दिया हुआ है अपन को, T 1 सेकेंड, तो टाइम की जगह 1। अब आप 1 × 1 1 ही होगा, इसको अपॉन में भेज दो तो n आ जाएगा, तो अपॉन में ये 1.6 × 10⁻⁻19 और इक्वल टू n। अब इसका डिवाइड कर लेना, ऊपर भेज देना, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, तो n आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर अपन को और भी दूसरे न्यूमेरिकल्स करने हैं, पर वो अपन अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे न्यूमेरिकल्स, ताकि इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि अभी ये हुआ है टॉपिक, तो इसको आप फॉर्मूले को एक बार याद कर लें। जब भी एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर पे जाते हैं बच्चों, आपको एक बार उस लेक्चर को याद करना है, बिना याद के आपको आगे नहीं बढ़ना है, उसको याद कर लो, ताकि एक अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप ही बूस्टअप हो जाओगे कि भाई मुझे वो चीज़ याद है, तब न्यूमेरिकल इजीली समझ में आए। अदरवाइज तो ठीक है, वो टेम्परेरी अभी हुआ है तो इसलिए आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आप उसको लॉन्ग टाइम नहीं रह पाएंगे। तो एक बार आप इस लेक्चर को याद करें, फिर अगले लेक्चर पे आएँ। अगले लेक्चर में मैं और करंट के न्यूमेरिकल्स कवर अप करवाऊंगा। थैंक यू।